जीवन कोचिंग संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और हम आज संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है टॉपिक का नाम? हमारे टॉपिक का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब बात है, चर्चा हमें करना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हम इसके पहले इसकी व्याख्या करें। कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है कि राज्य की व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए संविधान द्वारा दिया गया एक निर्देश है। राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए संविधान द्वारा दिया गया एक निर्देश है जिसे हम राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। या यदि थोड़ी सी और चर्चा की जाए तो नीति निर्देशक तत्व का अर्थ होता है संविधान द्वारा एक दिया गया निर्देश होता है कि राज्यों की शासन व्यवस्था का संचालन कैसे हो, और जिसको मानना सरकार और राज्य दोनों का कर्तव्य होता है। अब बात आती है नीति निर्देशक तत्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई। चर्चा इस बात की होती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या, तो उस पर हमने आपको बताया कि संविधान द्वारा राज्य की व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए दिया गया एक निर्देश होता है जो शासन का मूल आधार होता है, जिसे राज्य सरकार और शासन व्यवस्था से जुड़े हुए लोग उसे मानते हैं। अब चर्चा इस बात की कि नीति निर्देशक तत्व आया कहाँ से। देखिए, नीति निर्देशक तत्व की यदि हम बात करें तो ये मूल रूप से कहाँ था? मूल रूप से स्पेन के संविधान में था। मूल रूप से कहाँ था? किस देश के संविधान में था? तो आप कहेंगे स्पेन के संविधान में था। लेकिन भारतीय संविधान में इसे कहाँ से लिया गया? तो आप कहेंगे आयरलैंड से। दो बातें हमने अब तक आपको बताई। एक, राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता क्या है? तो आप कहेंगे राज्य का नीति निर्देशक तत्व का अर्थ होता है संविधान द्वारा राज्यों को दिया गया एक निर्देश होता है कि राज्यों की शासन व्यवस्था का संचालन कैसे किया जाए, और इस संचालन का आधार जो होता है वो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग मानते हैं। फिर दूसरी बात हमने आपको बताई कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो मूल रूप से था कहाँ? तो मूल रूप से वो था स्पेन के संविधान में। लेकिन भारतीय संविधान में उसे कहाँ से लिया गया? तो आप कहेंगे आयरलैंड से। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं तो हम इसे पाते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भारतीय संविधान में, नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भारतीय संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में है। और अगर अनुच्छेदों पर चर्चा की जाए तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख है। क्या हमने आपको बताया? हमने आपको यही बताया कि भारतीय संविधान में जो मौलिक नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया? तो आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से। किस भाग में? तो आप कहेंगे भाग 4 में है। और किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अंबेडकर जी ने कहा था, के.एम. पनिक्कर ने भी कुछ बातें कही थी। जैसे अंबेडकर जी ने कहा था कि जो आपका नीति निर्देशक तत्व है ये आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है। क्या करना चाहता है? तो आप कहेंगे आर्थिक लोकतंत्र। क्यों कहा, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अंबेडकर जी ने कहा था कि आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है। के.एम. पनिक्कर ने कहा था ये आर्थिक समाजवाद लाना इसका उद्देश्य है। आर्थिक समाजवाद। जिन विषयों पर चर्चा अब तक हो चुकी है उसको फिर से एक बार हम देखते हैं। हमने सबसे पहले आपको बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। तो हमने आपको बताया कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व का अर्थ होता है संविधान में शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए दिया गया एक निर्देश होता है जो शासन का मूल आधार होता है, जिसके हिसाब से राज्य और सरकारें अपनी व्यवस्थाओं का संचालन करती हैं। ये एक निर्देश होता है। फिर हमने आपको दूसरा पॉइंट बताया कि मूल रूप से जो नीति निर्देशक तत्व था वो कहाँ था? तो आप कहेंगे मूल रूप से वो स्पेन के संविधान में था। लेकिन भारत में कहाँ से लिया गया? तो आप कहेंगे भारत में लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। फिर आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो आप कहेंगे भाग
4 में। और फिर आपसे पूछा गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसकी चर्चा है। फिर नीति निर्देशक तत्वों के बारे में 2-3 शब्द इस्तेमाल किए गए। पहला शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। फिर के.एम. पनिक्कर साहब ने कहा था नहीं, नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ होता है आर्थिक समाजवाद को पैदा करना। ये तो आ गई कॉन्सेप्ट की बात। अब हम एक एक आर्टिकल्स पे आते हैं, अनुच्छेदों पर हम चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38 में क्या है। इसको लेके एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं और उसका पूरा विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 देखिए, जो अंबेडकर जी ने कहा था आर्थिक लोकतंत्र, या के.एम. पनिक्कर ने कहा था आर्थिक समाजवाद, वो क्यों कहा था, अनुच्छेद 38-39 में सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब अनुच्छेद 36 में कहता है कि अनुच्छेद 36 कहता है कि यहाँ राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, राज्य को परिभाषित किया गया है ठीक उसी प्रकार से जैसे भाग 3 में अनुच्छेद 36 कहता है कि यहाँ राज्य को परिभाषित किया गया है। कैसे? तो आप कहेंगे जैसे भाग 3 में अनुच्छेद 12 में। जब आप मौलिक अधिकार पढ़े होंगे तो अनुच्छेद 12 में और भाग 3 में राज्य को परिभाषित किया गया है। जैसे कल हमने आपको बताया था, प्रस्तावना बताते समय हमने आपको बताया था, जब हम आपको संप्रभुता बता रहे थे तो हमने कहा था राज्य होने के लिए राज्य के 4 तत्व होते हैं। सबसे पहला तत्व होता है भूभाग, फिर होता है जनसंख्या, फिर होता है सरकार, और सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। इसी को फॉलो करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है और राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो यहाँ पे राज्य का अर्थ क्या होता है? देखिए, संसद खुद अपने आप में राज्य है, लोकसभा अपने आप में राज्य है, राज्यसभा अपने आप में राज्य है, विधानसभाएं अपने आप में राज्य हैं। इवन कि कोई प्राइवेट संस्था भी है, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, वो भी अपने आप में राज्य है। जैसे कोचिंग संस्था है, आप कहेंगे वो कैसे राज्य हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला होता है भूभाग, ठीक वही राज्य की परिभाषा जो भाग 3 में बताई गई है, वही राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में बताई गई है। क्या भूभाग होता है? तो जो कोचिंग संस्था या जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रहेगा, क्या उसके पास भूभाग नहीं रहेगा? तो आप कहेंगे होगा। फिर दूसरा तत्व है जनसंख्या। वहाँ पे पढ़ाने वाले और बच्चे पढ़ने वाले रहेंगे तो जनसंख्या उसके पास रहेगी। फिर बात आती है सरकार, तो सरकार होगी, शासन व्यवस्था का संचालन, जो वहाँ मैनेजमेंट होगा वो शासन व्यवस्था का संचालन करेगा, वो होता है सरकार। और सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता। आपकी प्राइवेट संस्था में, कोचिंग में हो, चाहे कहीं भी हो, कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके आदेशों को सारे लोग मानने के लिए बाध्य होंगे, परंतु वो किसी के आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है और कहा गया कि यहाँ राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा वही है जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 36 आपको समझ में आया? सीधी सीधी बात है, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य को ठीक उसी प्रकार से बताया गया है जैसे कि भाग 3 में। अब हम आते हैं अनुच्छेद 37 के ऊपर। अनुच्छेद 37 अनुच्छेद 37 क्या कहता है उसकी आप चर्चा सुनिए। कहता है ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है वाद योग्य। यह देखिए, निर्देश और आदेश में क्या अंतर होता है? निर्देश और आदेश में यही अंतर होता है। देखिए, मौलिक अधिकार आपने पढ़ा था, फिर उसके बाद आप राज्य का नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226
यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन यदि आपके नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि अनुच्छेद 37 कहता है कि यह वाद योग्य नहीं है। तो बात समझ में आई। हमने आपको अनुच्छेद 36 पढ़ाया, फिर 37 बताया। 36 में हमने आपको यही बताया, क्या बताया? हमने आपको यही बताया कि अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य की वही परिभाषा है जो भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 के अंतर्गत है। फिर 37 में हमने आपको बताया कि ये वाद योग्य नहीं है, यानी यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जाते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर आप न्यायालय में नहीं जाएंगे। ये बात कहता है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 और 37। अब बात आती है अनुच्छेद 38 की। अब अनुच्छेद 38 में बहुत ही टिपिकल मामला है, बहुत करीब से आप देखने की कोशिश करिएगा अनुच्छेद 38 को। अनुच्छेद 38 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए, क्या कहता है? कहता है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए, लोक कल्याण की वृद्धि के लिए, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, ध्यान दीजिएगा, जिससे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता उत्पन्न हो। इस शब्द को आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा, ऐसी व्यवस्था बनाएगा। कैसी व्यवस्था बनाएगा? तो आप कहेंगे राज्य लोक कल्याण के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता को स्थापित किया जाए। अब नोट करके आप एक पॉइंट लिखिएगा, नोट करके पॉइंट आप लिखिएगा। पहला, एक ही पॉइंट है, 2 पॉइंट हैं, एक पहला आप लिखिएगा। प्रश्न ये पूछा गया था कि लोक कल्याणकारी शब्द का इस्तेमाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्या प्रश्न था कि लोक कल्याणकारी शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया था? लोक कल्याणकारी शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 38। लोक कल्याणकारी इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो आप कहेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में। और इसी 38 में कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह आय की असमानता को न बढ़ने दे। आय की असमानता को न बढ़ने दे। अब तक 3 अनुच्छेद आपको पढ़ाए गए। सबसे पहले जो बताया गया आपको वो अनुच्छेद 36 था, जिसमें आपको ये बताया गया, क्या बताया गया कि राज्य की परिभाषा दी गई है। वो परिभाषा ठीक वही है जैसे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 37 में बताया गया कि यह जो नीति निर्देशक तत्व होता है यह वाद योग्य नहीं होता है। फिर अनुच्छेद 38 में आपको बताया गया, अनुच्छेद 38 में यह बताया गया कि राज्य लोक कल्याण के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जहां राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय हो सके। फिर उसके बाद प्रश्न जो पूछा गया था वो 2 प्रश्न यहीं से पूछे गए थे। एक सबसे पहले पूछा गया था लोक कल्याणकारी शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 38। फिर क्या कहता है? फिर ये कहता है कि आर्थिक असमानता या आय की असमानता को न बढ़ने दे। ये बात कहता है आपका अनुच्छेद 38। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 39 की। अनुच्छेद 39 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसे देखिएगा। अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे निम्न का संचालन हो सके। राज्य
ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे निम्न का संचालन हो सके। अब संचालन क्या क्या हो सके, जैसे अनुच्छेद 39 कह रहा है कि राज्य निम्न नीतियां बनाएगा, ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे निम्न व्यवस्थाओं का संचालन हो सके। तो अब इसमें क्या कहता है, इसमें 39A है। 39A जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि राज्य सभी स्त्री पुरुष और नागरिकों के लिए, सभी स्त्री पुरुष और नागरिकों के लिए समान रूप से जीविकापार्जन का साधन उपलब्ध कराएगा। ये क्या कहता है, जीविका उपार्जन का साधन उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा, राज्य कराएगा। राज्य स्त्री पुरुष सभी नागरिकों के लिए समान रूप से पर्याप्त जीविकापार्जन का साधन उपलब्ध कराएगा। फिर अनुच्छेद 39B, ये भी महत्वपूर्ण है। 39B क्या कहता है उसे आप सुनिए। 39B कहता है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण। 39B कहता है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार से हो कि सामूहिक हित हो। कहने का मतलब 39A आपका जो है वो कह रहा है, 39A के अंतर का कह रहा है कि राज्य सभी स्त्री पुरुष नागरिकों के लिए जीविकोपार्जन की समान रूप से उपलब्धता कराए। अनुच्छेद 39B कहता है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार से हो कि क्या हो, सामूहिक हित हो। मतलब एक व्यक्ति का हित न हो करके किसका हित हो, तो आप कहेंगे सामूहिक हित हो। फिर अनुच्छेद 39C, अब ये क्या कहता है, अनुच्छेद 39C कहता है कि आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से हो। 39C कहता है आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से हो कि धन का केंद्रीकरण न हो पाए। आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से हो कि धन का केंद्रीकरण न हो पाए। 39D ये महत्वपूर्ण है। 39D आपसे क्या कहता है, 39D कहता है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। समान कार्य समान वेतन, समान कार्य और समान वेतन। एक बार फिर से हम अनुच्छेद 39 देखते हैं। अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे निम्न का संचालन हो सके। राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा जिससे निम्न का संचालन हो सके। तो वो नीतियां क्या हैं, तो आप कहेंगे 39A। 39A जो है वो कहता है कि राज्य स्त्री और पुरुष सबके लिए समान रूप से जीविकापार्जन की व्यवस्था करेगा। राज्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से जीविकापार्जन की व्यवस्था करेगा। फिर अनुच्छेद 39B, 39B क्या कहता है, 39B कहता है कि राज्य के भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण इस प्रकार से हो, राज्य के भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार से हो कि सामूहिक हित हो सके। अनुच्छेद C क्या कहता है, कहता कि आर्थिक नीतियों का संचालन इस प्रकार से हो कि जो अर्थव्यवस्था है या जो आय है उसका केंद्रीकरण न हो पाए, मतलब धन का एक स्थान पे संचय न हो पाए। 39D क्या कहता है कि समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। अब एक चीज़ और यहाँ पे आप नोट करके लिखिएगा, दो प्रश्न यहाँ पे बनते हैं जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा जाता है आपसे बार बार वो ये पूछा जाता है, समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख कहाँ पे है। तो आप क्या बताएंगे, आपसे अनुच्छेद नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कहाँ पे, तो आप कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अब कहाँ है, तो आप कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और एक चीज और,
एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है निःशुल्क न्याय की व्यवस्था, तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में यह व्यवस्था की गई कि निःशुल्क न्याय की व्यवस्था होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यह निःशुल्क न्याय की व्यवस्था करेगा। अब देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कह रहा है कि अनुच्छेद 39 बी और सी को क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट है नोट का, अनुच्छेद 39 बी और सी को आधार बनाते हुए यदि कोई कानून बनता है और वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मतलब इन दोनों को आधार बनाकर कोई कानून बनता है और वह आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो ऐसे यह नहीं माना जाएगा कि उसने मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। ये आपका था आर्टिकल 39। अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन 40 महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव हुए हैं, तो उसे आप देख लीजिए क्या है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु, कह रहा है कि इसको इम्पोर्टेंट करिएगा क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए हैं, तो अनुच्छेद 40 के अंतर ही कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु, राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु, ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाएगा। अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाएगा। जैसे वो प्रश्न क्या पूछेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 40। दूसरी चीज एक तो ये हो गया। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि पंचायती राज्य व्यवस्था किस सूची का विषय है, तो आप कहेंगे राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज्य व्यवस्था किस सूची का विषय है, तो आप कहेंगे राज्य सूची का विषय है। आपसे पंचायतों के बारे में पूछा जाएगा प्रश्न, हालांकि हमारे टॉपिक में है पंचायती राज व्यवस्था, हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था कहाँ है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 40 में। अब आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 इसकी बात करते हैं। ये क्या कहता है कि कुछ दशाओं में, अब वो दशाएं क्या हैं, कुछ दशाओं में जैसे बेरोजगार, बुढ़ापा, बीमारी, बेरोजगार, बुढ़ापा और बीमारी। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में बेरोजगार, बुढ़ापा और बीमारी आदि में काम, शिक्षा और लोक सहायता, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में, दशाएं क्या हैं, बेरोजगार, बुढ़ापा और बीमारी, बेरोजगार, बुढ़ापा और बीमारी, ऐसी दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त है। अब हम कहते हैं अनुच्छेद 42 को इम्पॉर्टेंट करिएगा। 42 आपका महत्वपूर्ण है, वो क्यों है अभी आपको पता लग जाएगा। अनुच्छेद 42 क्या कहता है, अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत व मानव की उचित दशा, काम की न्याय संगत और मानव की उचित दशा, मानव की उचित दशा। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है वो आप देखिए, प्रसूति महिलाओं को उसके वेतन के साथ, पहले 3 महीने था, अब 6 महीने के अवकाश की व्यवस्था है।
अब अनुच्छेद 42 पे हम चर्चा कर रहे थे। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानव की उचित दशा। उसके साथ साथ अनुच्छेद 42 कहता है कि प्रसूति महिलाएं, यानी जिन महिलाओं ने बच्चे को जन्म दिया है, उसको वेतन के साथ 6 महीने के अवकाश की व्यवस्था। पहले व्यवस्था 3 महीने की थी, अभी हाल ही में इसको बढ़ा के कितना कह दिया गया, 6 महीने कर दिया, वो वेतन के साथ। यदि कोई महिला किसी सरकारी जॉब में है और उसने किसी बच्चे को जन्म दिया है तो उसको वेतन के साथ 6 माह अवकाश की व्यवस्था का प्रावधान इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में किया गया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43 क्या कहता है उसे आप देख लीजिए। अनुच्छेद 43 देखिए, अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य कर्मकारों के लिए, राज्य कर्मकारों के लिए, राज्य कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर, निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर, शिष्ट जीवन स्तर की व्यवस्था करेगा। एक अब हम अनुच्छेद 43 को कैसे पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि राज्य कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी। देखिए, श्रम का उचित मूल्य होता है, जो व्यक्ति जितना श्रम करता है उसे उसी हिसाब से पेमेंट दी जाती है। तो यही बात कहता है कि राज्य अपने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन का जो निर्धारण है वो कर दे। राज्य कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी तथा उसके जीवन स्तर के सुधार के लिए जो भी कदम उठाने हों वो उठाए। और देखिए, इसी अनुच्छेद में एक और चीज़ें कही गई हैं। अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43A क्या कहता है? अनुच्छेद 43 ये कहता है कि उद्योगों में प्रबंध के लिए, अनुच्छेद 43 ये कहता है कि उद्योगों में प्रबंधन व्यवस्था में, उद्योगों में प्रबंधन व्यवस्था में कर्मचारियों की भी भूमिका हो, उद्योगों में प्रबंधन हेतु कर्मचारियों की भी सामूहिक भागीदारी हो। ये बात अनुच्छेद 43 ये कहता है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अब हम बात कर ले 44, छोटे छोटे हैं। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता की बात करता है। समान सिविल संहिता मतलब सबके लिए समान कानून हो। यहाँ पे इम्पोर्टेंट करके आप लिखेंगे, भारत में एकमात्र राज्य है गोवा जहाँ पे समान सिविल संहिता कानून लागू है। अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि समान सिविल संहिता की व्यवस्था हो, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की व्यवस्था हो, अनुच्छेद 44 कहता है। लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। लेकिन भारत का एक राज्य ऐसा है गोवा जहाँ पे समान सिविल संहिता लागू है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 45 की। चर्चा हमारी अब अनुच्छेद 45 को लेकर है। ये क्या कहता है इसे आप देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार संविधान लागू होने के, 45 कहता है संविधान, ध्यान से देखिएगा, संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष के भीतर, संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सरकार 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगी। आपका अनुच्छेद 45 क्या कहता है? कहता है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 46 पर हम आते हैं।
अनुच्छेद 46 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य एसटी एससी तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए, राज्य एससी एसटी तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा आय संबंधित हितों में वृद्धि का प्रयास करेगी। क्या कह रहा है? राज्य एससी एसटी तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए, अन्य दुर्बल वर्गों के हितों के लिए उसकी आय मतलब धन संबंधित, शिक्षा संबंधित व्यवस्थाओं में विस्तार या विस्तार की व्यवस्था करेगी। आय और शिक्षा की व्यवस्था का विस्तार करेगी। अब बात आती है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य मादक पदार्थों, राज्य मादक पदार्थों, राज्य मादक पदार्थों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों, मादक पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का निषेध करेगा। अनुच्छेद 47 आपका कहता है कि राज्य मादक पदार्थों और हानिकारक औषधियों के निषेध की व्यवस्था करेगा। अब बात आती है अनुच्छेद 48 की। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन। क्या कहता है? कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 48 में कहा गया है गाय बछड़े तथा अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार तथा उनके वध पर प्रतिबंध लगाएगा। गाय बछड़े दुधारू नस्ल के जो पशु होंगे उनके वध पर प्रतिबंध लगाएगा, उनकी नई नई प्रजातियों को बढ़ावा देगा। और लेकिन 48A ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, एक मौलिक कर्तव्य की बात आती है। मौलिक कर्तव्य एक आपका 48A में भी है और एक 51A में भी है, दोनों जगहों पे है मौलिक कर्तव्य। लेकिन यहाँ का जो मौलिक कर्तव्य है ये 42वें संविधान मौलिक कर्तव्य की बात मैं कर रहा हूँ, पर्यावरण संरक्षण 48A और 51A दोनों स्थानों पर पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। लेकिन थोड़ा सा बारीक अंतर है। यदि प्रश्न में ये पूछे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करेगा, तो अनुच्छेद 48A होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वो पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करेगा, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 48A। यदि प्रश्न पूछता है कि व्यक्ति का कर्तव्य होगा या राज्य का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण को संरक्षित करेगा, तब 51A। कर्तव्य की बात यदि करता है तो 51A। यदि निर्देश की बात करता है तो 48A। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। मैक्सिमम लोगों ने गलत किया था, क्योंकि हमारे दिमाग में जैसे ही पर्यावरण के कर्तव्यों की बात आती है या पर्यावरण की बात आती है, हम यहाँ पे चले जाते हैं, हम 48A को नहीं देखते हैं। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लाया गया था। अब बात आती है अनुच्छेद 49 के। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 क्या कहता है? अनुच्छेद 49 कहता है कि राज्य राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करेगा। राज्य राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करेगा। राज्य राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करेगा। जो भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आप कहेंगे राज्य की। फिर अनुच्छेद 50 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य
लोक सेवाओं में राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका, राज्य लोक व्यवस्थाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका के अंतर को स्पष्ट करेगा। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था में जो अंतर होता है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य होता है, लेकिन भारतीय संविधान में जो अंतर है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य है। और ये संविधान का मूल ढांचा भी है, ये संविधान का मूल ढांचा है। संसदीय शासन व्यवस्था की एक खासियत होती है कि उसका जो अंतर होता है वो अंतर जो होता है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य होता है, लेकिन भारतीय संविधान में जो अंतर है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य होता है। कार्यपालिका कोई कानून बनाए, वो कानून न्याय संगत न हो, न्यायपालिका उस पर रोक लगा देगी, उसे यह अधिकार प्राप्त है। आपका लास्ट है अनुच्छेद 51, भारत की विदेश नीति का आधार है। विदेश नीति का आधार, भारत की विदेश नीति का आधार है कौन सा अनुच्छेद? आप कहेंगे अनुच्छेद 51। क्या है विदेश नीति? जैसे विदेश नीति का आधार का मतलब होता है कि हम किसी मसले को, हम अंतर्राष्ट्रीय मसले को मध्यस्थता से सुलझाना चाहते हैं, हम जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं पे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करते हैं, हम आतंकवाद पे विश्व समूह के सामने अपनी बात को रखते हैं। तो भारत की जो विदेश नीति का आधार है वो आपका आधार क्या? अनुच्छेद 51। ये आपका था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक बार हम आपको फिर से रिवीजन करवा रहे हैं, पूरे एक एक आर्टिकल्स को आप देखते चले जाइएगा। सबसे पहली बात जो हमने बताई थी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमने आपसे कहा था कि नीति निर्देशक तत्व का अर्थ ये होता है कि संविधान द्वारा राज्य को एक दिया गया निर्देश होता है जिसका पालन राज्य और सरकार दोनों करती हैं और यह करना उनका कर्तव्य होता है। फिर हमने आपको बताया अगले पॉइंट पे कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो मूल रूप से कहाँ थे, तो आप कहेंगे मूल रूप से स्पेन के संविधान में था। फिर भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया, तो आप कहेंगे भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया था। फिर हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। स्पेशली ये पूछा जा रहा है इस समय, ये और ये दो चीज़ें कहाँ से लिया गया है। यदि वो थोड़ा सा एक कदम आगे जाते तो स्पेन तक जाएंगे। फिर हमने आपको बताया कि आर्थिक समाजवाद की बात कही, आर्थिक लोकतंत्र की बात कही पनिक्कर साहब और अंबेडकर साहब ने, लेकिन इसके आर्टिकल्स पे हम आते हैं, अनुच्छेदों पर यदि हम चर्चा करते हैं तो हमने आपको बताया अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में हमने आपको यही बताया था कि यहाँ राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य की परिभाषा वही है जो भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 में है। फिर हमने आपको बताया अनुच्छेद 36 के बाद हमने आपको बताया अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में हमने आपको बताया कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य कहने का मतलब है अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में कोई याचिका दायर नहीं कर सकते। आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होगा तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। फिर हमने आपको अनुच्छेद 38 बताया। हमने आपको अनुच्छेद 38 में बताया कि राज्य लोक कल्याण के लिए ऐसी व्यवस्था करे, किसके लिए? लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए ऐसी व्यवस्था करे कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय हो सके। राज्य लोक कल्याण के लिए ऐसी व्यवस्था करे कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय हो सके। और जो प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 38 में किया गया था। यहाँ पर यह बात भी कही गई थी कि राज्य आर्थिक असमानता, आय की असमानता को न बढ़ने दे। फिर हमने आपको बताया अनुच्छेद 39। हमने अनुच्छेद 39 में आपको बताया कि राज्य ऐसी नीतियां बनाए जिससे निम्न का संचालन हो सके। राज्य ऐसी नीतियां बनाए जिससे निम्न का संचालन हो सके। उसमें हमने आपको बताया गया 39A। 39A में हमने आपको बताया कि राज्य स्त्री और पुरुष सबके लिए समान जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध करवाए, सबके लिए समान जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराए।
फिर हमने आपको अनुच्छेद 39B बताया, जहाँ पे हमने आपको बताया कि भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण, भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से हो कि सामूहिक हित हो, मतलब एक व्यक्ति का हित न होकर के सबका सामूहिक हित हो। फिर हमने आपको 39C में आपको हमने क्या बताया, हमने आपको इतनी सी बात बताई थी 39C में कि राज्य आर्थिक नीतियों का इस प्रकार से संचालन करे कि आय का सामूहिक, आय जो हो एक स्थान पर केंद्रित न हो पाए, मतलब जो अर्थव्यवस्था हो वो किसी एक के हाथ में ना हो पाए। फिर हमने 39D बताया, यहाँ पे हमने आपको बताया वो चीज़ ये थी कि स्त्री और पुरुष सबको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। प्रश्न 2-3 बार पूछा, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख कहाँ पे है, तो आप कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। फिर हमने नोट में आपको नोट में 2 पॉइंट लिखवाया, पहला लिखवाया था अनुच्छेद 39 के अंतर्गत ही निःशुल्क न्याय की व्यवस्था की गई है। फिर हमने आपको लिखवाया अनुच्छेद 39B और C को आधार बनाते हुए यदि कोई कानून बनता है वो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। फिर हमने आपको बताया अनुच्छेद 40, हमने आपको अनुच्छेद 40 में बताया था कि राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव हुए हैं। पंचायत चुनाव का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, आप कहेंगे 40 में। यदि आपसे पूछे किस भाग में, तो आप कहेंगे भाग 4 में। यदि आपसे पूछे पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय, तो कहेंगे राज्य सूची का विषय। फिर हमने आपको बताया अनुच्छेद 41 में हमने बताया कुछ दशाएं, जैसे बेरोजगार, बुढ़ापा और बीमार हो, वहाँ पे आपको काम, धन और सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। फिर हमने आपको बताया 42 में हमने बताया काम का न्याय संगत हो, और उसके साथ साथ प्रसूति महिलाएं, जो महिलाएं सरकारी जॉबों में हैं, यदि वो बच्चे को जन्म देती हैं तो पहले ये था कि 3 महीने वेतन के साथ उन्हें अवकाश दिया जाएगा, अब ये बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है। तो 6 महीने उनके साथ उनके अवकाश की व्यवस्था की जाएगी। फिर अनुच्छेद आता है 43। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 यही कहता है कि राज्य अपने कर्मकारों के लिए न्यूनतम वेतन और शिष्ट जीवन स्तर की व्यवस्था करेगा। न्यूनतम वेतन, जैसे हर व्यक्ति काम करता है, काम का उचित मूल्य होता है, तो राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि अपने कर्मकारों को उचित मूल्य दिला सके और शिष्ट जीवन स्तर बना सके। इसी 39B में कहा गया कि जो उद्योग में प्रबंधकीय व्यवस्था है उसको देखने का अधिकार इनको भी भागीदार बनाया गया। फिर अनुच्छेद 44 कहता है समान सिविल संहिता की व्यवस्था की जाए। हालांकि किसी राज्य में नहीं, गोवा भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पे समान सिविल संहिता लागू है, मतलब सबके लिए कानून एक समान सिविल संहिता लागू है। फिर अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45 कहता है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। अनुच्छेद 46 कहता है ST SC तथा अन्य दुर्बल वर्गों के आर्थिक हितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। फिर उसके बाद अनुच्छेद 47 कहता है, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48 और 48A। अनुच्छेद 47 पे हम चर्चा कर लें तो अनुच्छेद 47 आपका कहता है कि राज्य मादक पदार्थ और द्रव्य औषधियाँ, मतलब जो मादक पदार्थ और हानिकारक औषधियों के निषेध की व्यवस्था करेगा। यहाँ 48 में कहा गया कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा। 48 में पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य अंतर। और अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का आधार। ये सारे आर्टिकल्स हैं जो आपको एक तरफ से पढ़ाए गए और बताए गए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।